नमस्कार। जन सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से आज हम सब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए, साथ ही उनके जीवन से जो संदेश हमारे युवाओं को मिलना चाहिए उसके अवेयरनेस करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम सबके मन में एक प्रश्न आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कौन, किस परिस्थिति में वे नेता बने कहलाए, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस तरह का उनका जीवन चक्र रहा। तो निश्चित रूप से हम लोग सेना में सर्विस किए। हमारे साथ तीनों सेना के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ श्रीकांत जी हैं जो कि आर्मी से 1989 में रिटायर्ड हो चुके हैं। 1971 की वार लड़े थे, बांग्लादेश में डिप्लॉयड थे, एक वार हीरो रहे हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज के कार्यक्रम में, चूंकि ये सेना के रोल मॉडल रहे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज भी हमारे सैनिकों के लिए एक आदर्श हैं। उनके इस कार्यक्रम में हम सबका होना, खुद को हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ठीक हमारे दूसरी तरफ सबसे पहले के क्रम में सतनाम सिंह जी जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, 1981 में सेवानिवृत्त, और वर्तमान में जो सेना में जो इनको ट्रेनिंग मिला वही जीवन आज भी जी रहे हैं। जस्ट उनके बाईं तरफ अशोक श्रीवास्तव जी हैं जो कि एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं। उसके बाद टाटा शहर में आने के बाद टाटा पावर में नौकरी किए और उसके बाद वहां से भी सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो कि तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त सैनिकों की संस्था है, उसमें सेवा दे रहे हैं। अब हम लोग बात करें तो आज के कार्यक्रम में तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है और हमारे सामने जो लोग हैं जन सेवा संघ ट्रस्ट के और जो युवा हैं जो इस विषय को लेकर के युवाओं तक जाना चाहते हैं, इस जुबली पार्क में जो लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस विषय को देखें और जानें कि आज किसके बारे में चर्चा हो रही है। जो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में आपका जन्म हुआ था और जैसा कि गूगल से हम लोग को डाटा मिलता है 18 अगस्त 1945 का कि इनका प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं, इनके परिवार के लोग हैं जिनके साथ हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके नेफ्यू हैं जो कि कलकत्ता में रहते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से पहले, हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इम्फाल का मोइरंग शहर को उन्होंने 14 अप्रैल 1944 में आज़ाद करा दिया था और वहाँ पे ही आज़ाद हिंद फौज जिसको नेतृत्व करते हैं, जैसे हम लोग टुकड़ी बना के अपनी संस्था बना के सेवा का करने का काम करते हैं, तो वैसे ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाए थे और उस आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था वो इम्फाल में ही था। वहाँ भी हमें जाने का सौभाग्य मिला। हम लोग वहाँ गए और जब लौह नगरी से लोगों ने जो पुष्प दिया था वो श्रद्धा सुमन हम लोग वहाँ अर्पित किए आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर में। वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू बनी हुई है, वहाँ प्रभात फेरी होता है। वह एक ही वजह है कि लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेके, क्योंकि देश कल गुलाम था, उसके बाद आज़ाद हुआ और आने वाले भविष्य में भी अगर हम अपनी सरहदों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अगर हमारी सेनाएं किसी भी तरह से कमजोर पड़ती हैं, तो हमारी जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या इरादा है हम सबको भली बात परिचित है। आए दिन केवल सीमा पार से ही नहीं बल्कि अपने देश के अंदर भी जो परिस्थितियां उससे हम लोग भली बात परिचित हैं। खैर हम बाकी चीजों पर इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। मैं आप सबको बता दूं कि 1897 का अगर हम लोग समय के बारे में परिकल्पना करें तो जिस तरह के परिस्थिति में
हमारे जो बाकी साथी रहे होंगे, उस परिस्थिति को शायद आप लोग सोच के एक सपना सा लगता होगा कि क्या होता होगा। उस समय कोई टेलीफोन, कोई इंटरनेट नहीं था, चिट्ठी भेजना, संगठन बनाना है तो जा करके खबर पहुंचाना, प्रेस मीडिया भी नहीं था उतना, किस तरह से संदेश जाते थे एक जगह से दूसरे जगह को, साधन भी नहीं था। उन परिस्थितियों में भी जब अपना देश गुलाम था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लोगों को अवेयर करना शुरू किया। और उनका जो स्लोगन था एक नेता के रूप में, हम लोग के शरीर में अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है तो हमारा ब्लड है, लेकिन उनका स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आजादी जो है इतना सस्ती नहीं है। वो कहते हैं ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने चट्टान बन करके अंग्रेजों की गोलियों को अपने सीने में खाते हुए रोका और आगे बढ़ते गए। उनको यहाँ से भगाने के लिए, उनके शासन को यहाँ से खत्म करने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने जान की बाजी लगाई। हम सब अपने इतिहास से जानते हैं, पढ़ते हैं उसको। नाना प्रकार के लोग आए देश को लूटने के लिए, लूटे अपने कार्यकाल में और गए यहाँ से। इसी समय में अपना देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। कितना समृद्ध था हमारा देश, और आज भी इतने लूटपाट के बावजूद भी आज इंडिया में वो सब कुछ है जो हमारी नीड है, और हम लोग यहाँ से निर्यात करने के पोजीशन में है। आज जो देश का नेतृत्व है वही साइंटिस्ट चंद्रयान बना करके चंद्रमा पर उतर के विश्व के देशों को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। बहुत तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप उस समय की परिस्थिति सोचिए जब कुछ भी नहीं था, और उस समय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल फूंका। इंडिया के कई हिस्सों में उन्होंने अंग्रेजों से आजाद कराया। अपना आजाद हिंद फौज, जो कि तिरंगा ध्वज के ऊपर शेर होता था, और जो फ्लैग था उनका, INA में हम लोग गए थे वहां पे। और उस समय जो एयर स्ट्राइक का बुलेट जो फायरिंग हुआ था, वो टीना शेड में आज भी छेद है, हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहां मिट्टी का आंगन है जहाँ पे गोबर से लिपाई करने के बाद झंडा फहराया जाता है। हर साल पूरे देश से 50 सैनिक, जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मेंबर होते हैं, अफसर जवान या उनकी फैमिली, वो हर साल 14 अप्रैल को जाती है वहां, और 3 दिन कार्यक्रम करके वहां से लोग आते हैं। क्योंकि इन चीजों को जब हम करेंगे तभी हमारे बच्चे या युवा जानेंगे। वो कार्यक्रम मीडिया में आएगा, सोशल मीडिया से जाएगा, और बाकी लोग को अवेयरनेस होगा। तो 23 जनवरी कल का इनका जयंती है। अपने शहर में आम बागान के बीच इनका स्टैचू है। आदितपुर रोड में जाते समय भी हम लोग एक जगह मेन रोड में इनका स्टैचू बना हुआ है। दिल्ली में वर्तमान सरकार आने के बाद इंडिया गेट के जस्ट सामने जो पार्क है वहां पे इनकी ग्रेनाइट की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी, क्योंकि इन नेताओं के लिए या इन देशभक्तों के लिए केवल मूर्ति बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके जीवन से, अपने संस्कार में जो कार्य करने की शैली थी, जो उनका उद्देश्य था अपना भारत बनाने का, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। तो जाकर के कहीं ना कहीं इनका जयंती मनाने का और इनका पुण्यतिथि मनाने का सार्थकता मिलेगी। बट जितने भी लोग आज प्रयास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए मनाही होती है, उसके बावजूद भी आप लोग उनको कन्विंस करके कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के लोगों के बारे में जानने का अधिकार हर बच्चे का है। आज एक ऐसा जन्मदिन एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं, बल्कि एक महापुरुष हमारे देश के लिए, जिन्होंने आजाद कराने के लिए कितने बड़े त्याग किए। भारत ही नहीं बल्कि जापान में जाके लोगों को संगठित किए, उनको ट्रेनिंग दिए, क्योंकि जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक आप सेना का काम नहीं कर सकते हैं। आपको बंदूक दिया जाए, गोली दे दिया जाए, बोला जाए फायर कर दो, तो आप नहीं कर सकते। उसको मालूम होना है कि भाई गोलियां कहाँ से लोड होती हैं, कहाँ से कॉक किया जाता है, सेफ्टी लीवर का पोजीशन क्या होता है, तो उसके बाद आप फायर करेंगे तो ऑटो या रैपिड में फायर होगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे देश के युवा सेना में भर्ती होते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। NCC के बच्चों को भी फायरिंग करने की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो विषय है बहुत ही व्यापक है। मैं जन सेवा संघ ट्रस्ट के सभी साथियों का, खासतौर से हमारे मणि पांडे जी, जो कि
इस बैनर का एक पत्रक मेरे को भेजे थे व्हाट्सएप पर। और मेरा एक स्वभाव होता है, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। बचपन से ही फौज में जाने का, फौजी सीरियल देख करके तमन्ना थी। मेरी हाइट देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मैं फौजी रहा होऊंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं अपने स्कूल में एनसीसी किया, स्काउटिंग किया, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया आर्मी एनसीसी से। और पहली बार में ही 1992 में जब बनारस में कर्फ्यू लगा था, उस कर्फ्यू के दौरान मैं जाके अपने एग्जाम लिखे बनारस कैंट स्टेशन पर रहते हुए, और सेना में भर्ती होकर नेवी का मेरा रिजल्ट आया। मैंने आर्मी की भर्ती बीच में छोड़ के, और जो दूसरा ज्वाइनिंग लेटर है उसको छोड़ के मैं नेवी में गया। नेवी में जब से हम गए तब से अपने क्लास का क्लास लीडर रहते हुए नेतृत्व करने का काम किए। 15 साल 13 दिन भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त होने के बाद 31 जनवरी 2008 को जमशेदपुर आए। और आज हम लोग यहाँ सैनिकों को संगठित करके, पूर्व सैनिकों को लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पे मेंबर हैं। पूरे राज्य में इकाई है और पूरे देश में इसकी चर्चा है। हमारे देश के लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए घास की रोटियां खाए। महाराणा प्रताप की जयंती भी जस्ट 19 तारीख को बीता ही है, और महाराणा प्रताप चौक पे हम लोगों ने फूल माला से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया था। लेकिन हम याद कीजिए कि ऐसे पुरुष, महापुरुष, जिन्होंने आटा की रोटी और राजा बन के तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सर कटाना सोचा, मुनासिब समझा और लड़ाई लड़े, घास की रोटियां खाए, स्वतंत्रता स्वीकार नहीं किए। हमारे गोविंद सिंह के बेटे लोगों ने जो हंसते हंसते दीवालों में चुन गए। यह आजादी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। हम लोग भावना में आके बहुत कुछ बातें कर देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, लेकिन जिस दिन आजादी गुलामी में बदल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि गुलामी होती क्या है। अपने पूर्वजों से पूछिए कि किस तरह का जीवन रहा होता है। आज हम अपने मन से पार्क में घूम सकते हैं, अपनी इच्छा हो तो इस भाषण को सुन सकता है, नहीं होता है तो हम जा सकते हैं, नहीं कोई ये नहीं है। लेकिन यही गुलामी हो जाएगी तो हम लोग को उनके अनुसार चलना होगा, उनके अनुसार काम करना होगा। और जो परिस्थितियां थी हम लोग बहुत जानते हैं। 14 अगस्त आजादी से पहले जो विभीषिका हुई थी, हजारों हजार लोग कैसे किस तरह से पलायन करके गए। आप इसको इतिहास में ढूंढने का कोशिश करें, गूगल में बहुत आसानी से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। जिन लोगों के हम नाम जानते हैं, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। केवल एक दिन गाना सुन लेने से आजादी कंप्लीट नहीं होती है। हमें किस तरह का अपना देश बनाना है, हमारे देश में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, हम इस पार्क में हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम विध्वंसक मोड में नहीं, कुछ नुकसान करने के मोड में नहीं, बल्कि अगर ये गार्डन साफ सुथरा है तो उसको साफ सुथरा बनाए रखने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारी ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम तरह की चीजों हैं जिसको अपनी जिम्मेदारी हम निभा करके। सवाल उठाना बहुत आसान है। हम 140 करोड़ लोगों को केवल बदलने के लिए बोलते रहेंगे, बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, तो शायद देश नहीं बदलेगा। लेकिन आप और हम अगर स्वयं को बदल लें तो आज शुरुआत 2, 3, 4, 5 होते होते ये संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों होते करोड़ में जा सकती है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हर कोई दूसरे पर सवाल उठा के अपना दिल को शांत कर लेता है। क्या हम क्वेश्चन करें कि कभी हम पार्टी में जाते हैं तो खाना खाने के बाद अपना प्लेट डस्टबिन में डालते हैं क्या? सचमुच अगर डस्टबिन नहीं दिखता है तो क्या उसकी तलाश करते हैं क्या? या कहीं ऐसे जगह पे अगर डस्टबिन नहीं भी तो एक जगह एकत्रित करके रखते हैं क्या कि उसको सफाई कर्मी आसानी से लेके जाए? तो कहीं ना कहीं आंसर मिले नहीं। अच्छी ट्रेनें बन रही हैं, वंदे भारत चल रही है, लेकिन लोग उसमें अगर लैपटॉप लगा है या टॉयलेट में कोई सिस्टम लगा है उसको खोल के ले जाने का या उसको नष्ट करने का सपना देखते रहते हैं, लोग बर्बाद कर देते हैं। हम लोग पेपर में पढ़े होंगे, आज गाड़ी चली और वहां से टीवी गायब हो गया, वहां से मिरर गायब हो गया, वहां सेंसर गायब हो गया, क्योंकि हमारे मन में जो प्रवृत्ति है वो सोच सकारात्मक नहीं है। राजनीति का जो तरीका हमारे देश में वो भी एक अलग विरोधाभास है। अंग्रेजों से भी बुरा हाल है हमारे राजनीतिक लोगों का। अगर कोई पार्टी रात बोल दे तो दूसरा दिन बोलने के लिए तैयार है बिना सूर्य को देखे हुए। ऐसा है कि नहीं है? अगर ये बात सही है तो अपने तालियों से इस चीज का स्वागत करेंगे कि अगर ऐसा राजनीति जो हो रहा है तो सही है, तो आप ताली बजा के बोल सकते हैं कि यस, आज राजनीति इतनी गंदी हो गई कि वो बोलिए रात को बोलते हैं तो दिन बोलते हैं। देश का विकास कैसे होगा? अरे किसी मामले में तो आप बोलो कि यस, मोदी जी ने ये चीज बोला है, बहुत सही है,
आज हम लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं, प्लेन का सफर कर रहे हैं, मौसम का फोरकास्ट देख रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट बना करके विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे विश्व को लोहा मानवा रहे हैं। हमारे जो सैनिक जो डेथ करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो भी हमारे ही आपके भाई होते हैं, आपके शहर से होते हैं। गणेश संस्था यहीं के थे, बहरागुड़ा के। किशन दुबे यहीं के थे, गीताडी के। करम चौकी पे उनको गोली लगा, किस लिए? गीताडी के परिवार का कोई दुश्मनी नहीं था बॉर्डर पे। एक सैनिक आज जो भी युवा बॉर्डर पे है, चाहे जमीन के रास्ते या पानी के रास्ते या आसमान का, ये तीनों सरहदों की रक्षा करने के लिए जो सैनिक हैं, उनका व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होता, लेकिन भारत सरकार की, हमारी और आपकी रक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं और वो ड्यूटी करते हैं। तो निश्चित रूप से अब उन सैनिकों की कहीं मूर्ति का लगने का बात होती है या विद्यालय का नामकरण की बात होती है, तो मैं आज भी उस परिवार के माता पिता के, पिता तो गुजर गए किशन दुबे की, लेकिन माता जी आज भी मूर्ति के लिए उनके आंखों में आंसू रहता है। किसी को पूछा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए कि आपको बेटा चाहिए, गरीब से गरीब माता बोलेगी मुझे बेटा चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो अपने तालियों का स्वागत करेंगे कि अगर एक गरीब से गरीब माँ को कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए या आपको बेटा चाहिए, माँ बोलेगी कि मैं भूखा रहूंगा लेकिन मुझे अपना बेटा चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, जो हमारा सैनिक है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में ये सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ। उस सैनिक को जब वो रिटायर होकर आता है, ये समाज सम्मान नहीं देता है। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो केस लेकर के हम लोग के पास आते हैं। एक भाई ने दूसरे सैनिक भाई का दांत तोड़ दिया। 1 साल पहले दूसरे भाई ने बताने नहीं गया थाने में कि शायद भाई का इज्जत जाएगा। वो सैनिक अपना धैर्य का परिचय दिया, लेकिन आज भी वो भाई का जो बेटा है अपनी दबंगता के साथ कोयला डूंगरी में उसको घर में नहीं घुसने दे रहा है, किराएदार नहीं रखने दे रहा है। ये क्या है? स्वार्थ। हम लोग बस अपने स्वयं की जिंदगी में परेशान हैं। जब तक हमारा व्यापक सोच नहीं होगा, तब तक न घर की तरक्की होगी, न परिवार की तरक्की होगी, न समाज की तरक्की होगी, न देश की तरक्की होगी। निश्चित रूप से देश को अगर हमको विश्व में विकसित करना है, अमेरिका की तरह हमें आना है, तो आप अमेरिका के जीवन के बारे में कभी पढ़िए, गूगल पे देखिए। आप जापान के लोगों के बारे में पढ़िए। मेरा बेटा अभी 1 दिसंबर को जापान से आया, मर्चेंट नेवी का कैडेट है। आने से जस्ट 1 हफ्ता पहले उसका वॉलेट गुम हो जाता है, जिसमें करीब 10,000 जापानी करेंसी, $400 अमेरिकन डॉलर और कुछ इंडियन रुपी और बहुत सारे कार्ड थे। चोरी होने के बाद उसको कुछ जानकारी नहीं वॉलेट कहाँ गिरा। तो बहुत मायूस होकर अपने कैप्टन को बताया कि जो आप कार्ड दिए थे वो सब मेरे पर्स से गुम हो गया है। लेकिन उस देश की पुलिस व्यवस्था ने जिस आम आदमी को वॉलेट मिला, वो ये नहीं देखा कि इसमें कितना रुपया, मैं इसे क्या खा सकता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, क्या घूम सकता हूँ। नहीं, उसका एक ही दायित्व था कि उसने सोचा कि मैं इसको कैसे जिस व्यक्ति का पर्स उस तक पहुंचाऊं। उसने कार्ड के कंपनी को मेल किया इंडिया में, जापान से इंडिया में मेल किया। मेल कंपनी जो है एड्रेस बताया, एड्रेस से पता चला कि शिप का नाम मिला। शिप को जाकर के 15 दिन बाद पुलिस वाले कैप्टन को जाके पर्स दे के आते हैं और उसमें कुछ भी गायब नहीं होता है। अगर ये परंपरा सही है तो हम अपने तालियों से स्वागत करेंगे कि ये परंपरा हमारे देश में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पर्स पाने वाले छोड़िए, अगर आप रिपोर्ट पुलिस वाले के पास कर दीजिए तो भी कोशिश यही रहेगी कि जितना है पहले बढ़ जाए तो ही अच्छा है। गलती से अगर आ भी गया पर्स वाला तो कोशिश यही होगी कि अब खर्चा के लिए आप दे दीजिए कुछ। ये परंपरा इतनी हमारी भ्रष्ट हो चुकी है, हमारा नैतिक पतन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हमारा मोराल नहीं है। लेकिन कोई अमर नहीं है, शुरुआत अपने से करनी है। आज हम यहाँ खड़े हैं, हमने लंच का त्याग किया। मुझे कल सुबह केरल के लिए निकलना है, सुबह 5 बजे ट्रेन है। आए दिन प्रोग्राम होता है, कोई भी व्हाट्सएप पे प्रोग्राम आ गया, मैं ये नहीं देखता कि मेरा कौन व्यक्ति प्रोग्राम दिया, मेरे को वहां जाने से क्या मिलेगा, वहां तालियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने लोग होंगे, उसकी परवाह नहीं करता। हमारा ये फर्ज होता है कि मैं एक देश का निवासी हूँ, एक फौजी हूँ, और एक फौजी की तरह से हमें अपना सहयोग या अपनी संवाद जारी रखना चाहिए। और समय परिवर्तनशील है, कोई नहीं जानता था कि द्रौपदी मुर्मू एक दिन हमारे राज्य की गवर्नर और देश की राष्ट्रपति बनेगी। क्या किसी ने सोचा था? कितनी यातनाएं उन्होंने झेली होगी, किस परिस्थिति से। उनका गांव जाके देखिए, रायरंगपुर में जो उनका घर है, जो कि स्कूल बन गया और बच्चे वहां शिक्षा ले रहे हैं। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक है एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के प्रथम नागरिक रह चुके, भारत रत्न, जो मुस्लिम परिवार से हैं। किस तरह से उन्होंने कहां से शिक्षा लिया, एनडीए की परीक्षा पास नहीं कर पाए, सुसाइड करने जा रहे थे, और ऐसे में उनको संत से मुलाकात होती है, उस संत ने उनको ज्ञान दिए, उनको किराया दिए, और वही आदमी मिसाइल मैन के नाम से हमारे देश को जाने जाते हैं।
हम थोड़े से पैसे के लिए कंपनी, घर परिवार को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उस समय के लोग, आज एपीजे अब्दुल कलाम को अगर पैसे से मिला तो पड़ोसी देश उनको सोने से तौल देता। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि साइंटिस्ट के रूप में अपनी दायित्व निभाते हुए एक टेन्योर राष्ट्रपति के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी खाली करके दूसरे को मौका दिया। तो हमारे पास मेजर ध्यानचंद ऐसे फौजी खिलाड़ी रहे जो देश के लिए खेले हॉकी में, और हिटलर के प्रलोभन देने के बावजूद भी लाखों करोड़ों के धन को ठुकराते हुए भारतीय होने का गौरव प्राप्त रखा और अपने देश का प्यार जताया। तो जब तक हम इन जीवनियों को जानेंगे, इस त्याग को नहीं जानेंगे, एक कागज के टुकड़े में अपनी जमीन को बेचेगा तो आपका मोरल पतन होगा, और एक दिन तिहाड़ जेल में जैसे हमारे मुख्यमंत्री लोग चले जाते हैं, वैसे आपका भी जाना रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अपनी जमीन को मत बेचिए, अपने स्वाभिमान को मत बेचिए। आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध आदमी कहलाएंगे, सबसे धनवान कहलाएंगे, अगर आप जमीन नहीं बेचते हैं तो। लेकिन अगर आप अपनी जमीन को चंद टुकड़ों के, पैसे के टुकड़े के लिए करते हैं तो आपकी दोस्ती नहीं चलेगी कुछ दिन, आपके परिवार से खटपट हो जाएगा। मोहल्ले की बात छोड़ दो, अगर आपको आदर्श बनना है तो आप नीरज चोपड़ा बन के भाला फेंक के दिखाइए। आप शतरंज का खिलाड़ी बन के एक दिन में दुनिया में सबका नाम चल जाता है, वो खिलाड़ी बनने का सोचिए, सपना बड़ा देखिए। एक शिव सैनिक की बेटी स्वाति शर्मा आईएएस की परीक्षा में 17वां रैंक ला करके पूरे शहर ही नहीं, राज्य देश को बता दिया कि प्रतिभा क्या होती है। बशर्ते कि हमें अपना सपना स्वयं लेना होगा, और उस सपना को पूरा करने के लिए रास्ते भी खुद को चुनना होगा। जो गुमराह करने वाले रास्ते हैं, जो गलत रास्ते हैं, वो बड़ी आसानी से दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत गलत होता है, हम सबको मालूम है। तो मेरे इस संबोधन के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, या आपके मीडिया के माध्यम से जितने लोग भी सुने, कम से कम अपना उद्देश्य लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे आईएएस बनना है तो कोई रोक नहीं सकता, आपको ये नहीं बोल सकता कि क्यों आप आईएएस बनना चाहते हो, क्यों तुम कलर्क नहीं बनना चाहते हो, क्यों तुम इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो। कोई सपना लेना है तो हमें अच्छा सपना लेना है अपने जीवन में, और कोई अमर नहीं है। आज हमारे जो सर हैं, जिस समय हम लोग 11 में पढ़ रहे थे, उस समय सेना से रिटायर्ड हो गए। 1971 की जब लड़ाई बांग्लादेश में चल रही थी, उस समय जवान लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन समय का तकाजा, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। वही फौजी जो मीलों की दौड़ करके कुछ समय में दौड़ के पूरा करता है अपना वेपन लेके, वही आदमी अपने खाली शरीर को चलाने में भी विवश हो जाता है। तो ये तो हम सबके साथ होगा, बचपन जवानी बुढ़ापा आना ही है। तो आपका ये जो युवा अवस्था बुढ़ापा में न बदल जाए, उसको ऐसे बदलने न दें। आप एक युवा की तरह, जैसे हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारे बाकी जो एयरफोर्स के साथी रामजीत प्रसाद सर भी आए हैं, इनके बेटे ऑलरेडी जज बन चुके हैं, और अभी भी ये शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को सहयोग करते रहते हैं। हम लोग सैनिक रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना देशभक्ति का जज्बा, अपना दायित्व समझते हैं देश के प्रति, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। और अपने माध्यम से अगर 2-4 लोग भी बदलते हैं तो 2-4 मिलकर धीरे धीरे हजारों में जाते हैं, और एक दिन परिवर्तन आएगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो कम होगा। इन लोगों ने एक सपने देखा, एक कालखंड में जहां सारा कुछ अभाव था, संगठित करके आजादी फौज का गठन करके वो काम किया जो पूरा देश, पूरा विश्व देखा। और आज हम सब के बीच नहीं रहे, लेकिन इनके जीवनी से, इनके जयंती से, जो कल एक्चुअल में दिन है, उसको पूर्व संध्या पे आज कार्यक्रम संघ की तरफ से आयोजित किया गया। हम सब उपस्थित हुए और बातचीत का क्रम जारी रखे। मैं चाहूंगा कि जरूर आप सब अपने अपने माध्यम से इनके जीवन को और इनके जीवन से मिलने वाले अब गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज हमारा ये स्वतंत्र देश आगे भी आजादी बरकरार रहेगी। भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो हमारे जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाएं, जो सेवानिवृत्त हैं उनका सम्मान करें, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैरियर चुनने का प्रोत्साहित करें, क्योंकि सेना में कम समय में रिटायर्ड होकर के आप पेंशन ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ बाद में समय दे सकते हैं। हम लोग 17 साल में ट्रेनिंग में थे और 32 साल में रिटायर्ड होकर के जमशेदपुर में आए। पिछले 17 साल से पेंशन हम लोग ले रहे हैं, लगभग 34,000 रुपया पेंशन आ रहा है, बिना काम किए भारत सरकार दे रही है, उसका हम लोग ऋणी है। तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को आज सुख मिल रहा है, क्योंकि हमने सेना में उस समय बिताया है। तो निश्चित रूप से आप काम करें या न करें, जब तक आप जिंदा है तब तक आपका इलाज का खर्च भारत सरकार उठाती है। आपके मरने के बाद आपका पेंशन आपकी पत्नी को मिलता है, आपकी बेटी को अनमैरिड रहने तक मिलता है,
और अगर विडो बेटी है तो उसको भी आजीवन मिलता है। तो ऐसी नौकरी देश में कोई और नहीं हो सकता भारतीय सेना में, तीनों सेना में, जिसमें आपको मौका मिले। हमारे बालिकाओं के लिए भी बराबर का आजकल मौका है, अग्निवीर के रूप में महिलाएं ड्यूटी दे रही हैं। आप आरडी परेड में देख सकते हैं उनके कंटिजेंट हैं। तो आप कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं, हम लोग के समय पूछा जाता है कि आप क्यों पढ़ रही हैं, महिलाओं को कब तक पढ़ाना है, तो 5वीं क्लास तक, इसलिए पढ़ाना तो केवल चिट्ठी लिख पढ़ ले। आजकल कितने लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ये बात था कि नहीं? अगर जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको एहसास होगा तो यही क्वेश्चन था कि केवल चिट्ठी पढ़ने वाले। लेकिन आजकल हमारी बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो बेटी भी कर रही है, अगर बेटी डॉक्टरी कर रही है तो बेटा भी कर रहा है। आपको हर जगह जाने का समान अवसर है। तो जो भी हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं लोग, वो सब बधाई के पात्र हैं। व्यवस्थाएं जितनी अच्छी हो, हम सबके लिए अनुकूल हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, इसकी हम लोग कामना करते हैं। और आज हम सैनिकों को यहाँ बुलाने के लिए हमारे सेनापति रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के पूर्व संध्या पर बुलाने के लिए मैं जन सेवा संघ ट्रस्ट का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि आपका प्रयास बहुत ही सफल रहा। आप ये चिंता न करें कि कितनी भीड़ होनी चाहिए, इतिहास रचने के लिए कुछ ही लोग काफी होते हैं। एक ट्रक भरी लकड़ी को अगर जलाना हो तो एक चिंगारी, एक माचिस की तिल्ली ही काफी होती है। तो ये सोच के नहीं कुछ काम करना चाहिए कि हम असफल हो जाएंगे। अगर ये बात अगर थॉमस अल्वा एडिसन सोचा होता कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट करने में असफल हो जाऊंगा तो शायद बल्ब का आविष्कार नहीं होता। अगर न्यूटन ने सोचा होता कि मैं सेब के बगीचे से जो सेब गिरा तो उसको ये सोचा कि ये नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसका प्रश्न का जवाब खोजते को उसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किए। तो जो कुछ भी है हम लोग सोचते हैं कि सारे आविष्कार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। नित्य दिन हमारे टैलेंट बच्चे जो हैं नित्य दिन कुछ नया कर रहे हैं और हम लोग उसका उपयोग करके सुखी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस युवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूं उनके कड़ी मेहनत के लिए, और आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब अपने महापुरुषों को, चाहे आजादी के समय, गणतंत्र दिवस के समय हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, जितने लोग, वीर अब्दुल हमीद सैनिक के रूप में जिन्होंने पैटर्न तक तोड़ा, परमवीर चक्र विजेता जो अभी जिंदा है हम सबके भी, जोगिंदर सिंह, जो कि 18 गोलियां खा करके भी जीवित हैं और उनको परमवीर चक्र मिला। कभी उनके लेक्चर सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं हम लोग जमशेदपुर बुलाने का प्रयास किए थे, लेकिन उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब होने की वजह से कारगिल दिवस में वो नहीं आए। नहीं तो राजेंद्र विद्यालय में हम लोग प्रयास किए थे, उनका टिकट कराए थे आने के लिए। आप शोले पिक्चर और बाकी पिक्चरों में गोली कूदना, जंप करना बहुत आसान है। छलांग लगाओ, एक बार में आप एवरेस्ट को पार कर सकते हो। शक्तिमान बन के आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो केवल कार्टून तक सीमित है। व्यक्तिगत जीवन में जब गोलियां लगती है तो छोट से एक चींटी जब काटती है तब पता चलता है कि पेन कितना होता है। तो जब फौजी जब गोली खाता है तो सोचिए कि कितना पेन होता होगा। और उन कई गोलियों खाने के बाद भी हमारे देश के फौजी उस गोलियों की बौछार के विपरीत जाकर दुश्मनों को मार गिराते हैं और अपने देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। तो मैं आज के दिन पर हम जितनी भी बातें करें हम लोग करते रहेंगे, शाम से सुबह हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आज अब सबने इस महत्वपूर्ण दिन को, इस हमारे महापुरुष को जो आजादी के पूर्व एक परिकल्पना देखा। सोचिए आजकल आजादी के बाद पुलिस के डर से कोई केस लिखाने नहीं जाता है। एक एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़प तड़प के मरते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। अपने ही देश का पुलिस है। हो सकता है वो गांव वाला निकलेगा, कहाँ घर है तो बलिया उत्तर प्रदेश, वहीं का पुलिस वाला, लेकिन उससे भी डर इतना है कि हम थाने से हम लोग उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते, केस से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ऐसा भय का माहौल था। लेकिन उस समय सोचिए जब अंग्रेज थे, दूसरे देश के आए हुए थे, उनका रंग गोरा, उनके चाल नक्शा सब कुछ अलग, वो देखते ही जान जाते थे गुलाम लोग हैं, काले जो चेहरे वाले लोग हैं, काले बाल वाले लोग हैं, इनको ये गुलाम है। और ऐसे में जो हमारे देश के महापुरुषों ने जो संकल्प लिया, भगत सिंह ने जो संकल्प लिया, विवेकानंद ने जो 39 साल में करके गए, आज हमारे जिस स्पार्क में है एक दूरदर्शी, इस शहर के जनक जमशेद जी टाटा की जो स्टैचू ठीक हमारे सामने है, आने वाले 100 साल तक क्या हजारों साल तक ऐसे कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हम सब अपने जीवन में ऐसा अच्छा संकल्प लें कि हम अपने देश को अच्छा बनाएं, विश्व में नाम हो, तिरंगा ध्वज ऊपर हो। आप देखे होंगे खिलाड़ियों को जब उनको मेडल मिलता है, पोडियम पे होते हैं तो रोते हैं, खुशी का आंसू होता है। और 140 करोड़ भारतीय
अगर 142 करोड़ हो कि 50 करोड़ हो, तो सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा होता है। उस समय हम नहीं देखते हैं कि वो खिलाड़ी का जाति क्या है, कौन से जिले का है, बल्कि उस खिलाड़ी से हम अपने आप को जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरा भारतीयवासी है, हमारे स्टेट का है, हमारे जिले का है, मेरे मोहल्ले का है, और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के युवा ऐसा संकल्प है अपने जीवन में कि हम कुछ ऐसा करें जो जाति पाति राज्य और जिला से ऊपर उठ करके विश्व में अपना नाम रोशन करके हम देश को समृद्ध और सशक्त बनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आयोजन समिति का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। हमारे मित्र सुशील जी ने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब अपने महापुरुषों से सबक लें, उनके आदर्शों का अनुपालन करें, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलें। और अपने सुभाष चंद्र बोस जी को तो हम लोग एक कट्टर देशभक्त के रूप में मानते हैं कि देशभक्ति से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग देशभक्त बने, जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में उत्कृष्ट करने का प्रयास करें। बस इतना ही कुछ। आप लोग खुद समझदार हैं। वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना भी बोले कम है। उन्होंने एक द्वितीय विश्व के समय जय हिंद का नारा लिया था, जो बहुत ही मशहूर हुआ था, राष्ट्रीय ग्रोथ हुआ था, और वो महान नेता थे। और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सुभाष चंद्र बोस हमारे बहुत महान नेता थे, हम उनको भुला नहीं सकते। उनसे जो युवा पीढ़ी है उनको सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने हमें जिन चीज़ों की जानकारी दी, वो उनमें से कई चीज़ ऐसी थी जो हम लोग नहीं जानते थे। और जो आज के हमारे जन सेवा संघ के ट्रस्ट सूरज जी हैं, इनके बारे में अगर थोड़ी सी मैं जानकारी दूँ तो जो भी पशुओं को दिक्कत होती है, उनकी दिक्कत के लिए अगर कोई खड़ा है आज इस पूरे जमशेदपुर में, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है सूरज भैया का। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द आप भी कुछ बताएं। हमारे अतिथिगण सभी को नमस्कार, जय हिंद। पहले तो हमारे भाई द एसबी प्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं का आइडिया है प्रोग्राम का। और इतना अच्छा आइडिया देके आज हम लोग साक्षी जुबली पार्क में प्रोग्राम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे, जीवनी के बारे हम लोग सुशील सर से इतना कुछ जाने, सर लोग से जाने, और हम लोग शुरू से ही उनको अपना मार्गदर्शन गार्जियन मानते हैं। और उन्हीं के नक्शों पे हम लोग चल रहे हैं कि आज हमारा एक जन सेवा संघ ट्रस्ट एनजीओ चल रहा है, जिसमें हम लोग एनिमल्स का तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग का रक्तदान शिविर भी लगते रहता है। क्योंकि इनका तो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हमारा तो देश आज़ाद वो कर ही दिए हैं, और अब हम लोग अपना रक्तदान करके सबका जीवन भी बचाते हैं। थैंक यू। सुरेश भैया, जैसा कि सर आपने बताया और हमें मोटिवेट किया पूरे यूथ को, तो यूथ में ही हम लोग के ही जनरेशन के कुछ लोग हैं जो कुछ पोएट्री के माध्यम से नेताजी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी गुप्ता जी हैं, ये पोएट्री के माध्यम से बताएं। Hello everyone, a happy good evening to all of you. I am Lakshmi Gupta. आज सुभाष चंद्र जी के जयंती में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं सुनाना चाहूँगी। तो है कुछ इस प्रकार की। कुछ पंक्तियों में बात लिखती हूँ, कुछ पंक्तियों में बात लिखती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जो दिलों के जज्बात लिखती हूँ। इसी तरह मैं भी कुछ जज्बातों को लेकर सुभाष चंद्र जी की जीवनी को कुछ पंक्तियों में उभारने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये इतिहास पुरानी कहानी है, हमें आज उनकी जयंती बनानी है। पर्वत सा ऊंचा मनोबल
कभी ना खत्म होने वाला सागर सा आत्मविश्वास, लक्ष्य की प्राप्ति ही एकमात्र मंजिल था जिनका। ये उसी इतिहास की अनुपम वीर कहानी है जिसे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानी है। वक्त के चक्रव्यूह में मिट जाते हैं कई पन्ने कहानी और नाम, वक्त के चक्रव्यूह में मिट जाते हैं कई पन्ने कहानी और नाम। जो मिट ना सका ये वही महान है, ये उस महान देशभक्त की क्रांतिकारी कहानी है जिनका दिया हुआ जय हिंद का नारा निशानी है। और इन्होंने सिर्फ द इंडियन स्ट्रगल बुक को ही नहीं लिखा बल्कि इतिहास में अपनी एक छाप भी छोड़ी है। जी हाँ, आज उसी महान वीर पुरुष की जयंती बनानी है जो आज़ाद भारत की निशानी है। ये एक इतिहास पुरानी कहानी है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। सुभाष थे वीर, सुभाष थे महान, देश की आज़ादी का था उनका अरमान। तुम मुझे खून दो मैं दूंगा आज़ादी, गूंज उठा भारत हर दिल में बसी बगावत सादी। आज़ाद हिंद फौज का किया निर्माण, हर युवा के दिल में भर दिया सम्मान। ना झुके ना रुके ना डरे कभी, उनके हौसले की कहानी कहे सभी। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम उन्हें किस तरीके से याद करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या आज हम उनके मार्गदर्शन पर चल पाते हैं, जो उन्होंने हमें दिशा बताई है, क्या हम उन्हें फॉलो कर पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जयंती बीत भी जाती है और बाद में खैर अगर जिसको पता भी होता है स्टेटस तक ही रह जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया था और खास तौर से सुशील सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जो हमें नहीं पता थी। तो उस अनुरोध रहेगा कि कल सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित मत रहिएगा, कुछ चेंज हम लोग कर सकते हैं। सर लोगों ने कर दिया है, अब हमारी बारी है, हम लोग यूथ हैं, थोड़ा बहुत चेंज तो हम लोग कर ही सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।